गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम रीडिंग करते हैं और फिर चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो बच्चों, हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है इसमें लेखक ने बहुत ही तीखा व्यंग किया है। लेखक जब यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान जब वो सीट पर बैठे और जैसे ही बस चलना शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था कि मानो सीट का प्रत्येक हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा है, यानी एक दूसरे से उनका आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था। जैसे कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था कि आपने देखा था कि जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, गांधी जी का साथ दिया था, है ना। तो ऐसा लग रहा था कि असहयोग से इन्होंने यहाँ पे तात्पर्य लगाया है कि आपस में सहयोग ना करना। जब बस चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि सीट का प्रत्येक हिस्सा जो है एक दूसरे से असहयोग कर रहा है, उनमें आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है, सामंजस्य नहीं है। और ऐसा लग रहा था कि मानो उस बस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन से जरूर ट्रेनिंग ली है, ऐसा प्रतीत हो रहा था बस को देखकर, क्योंकि बस का जो प्रत्येक हिस्सा था वो एक दूसरे को क्या कर रहा था, सहयोग नहीं कर रहा था। कभी ऐसा लग रहा था कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है तो कभी ऐसा लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। ऐसा ही उनका आपस में जो क्रम था वो आगे पीछे होने का चल रहा था, यानी पूरी जो बस थी वो हिल रही थी और उसका प्रत्येक हिस्सा भी हिल रहा था। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए और जैसे ही 8-10 मील की उन्होंने अपनी यात्रा की तो सारे आपस में उनके गिले शिकवे जो थे, भेदभाव थे, वो सब मिट गए। क्यों मिट गए? क्योंकि जो बस थी वो क्या हुआ, जोर से जब हिली तो सारे उसका जो सीट थी वो टूट गई और सारे के सारे नीचे गिर गए और सीट जो थी उनके ऊपर गिर गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि सीट हम पर बैठी है या हम सीट पर बैठे हैं, यानी जो सीट थी होना तो क्या चाहिए था कि उनको सीट के ऊपर होना चाहिए था, परंतु सीट टूटने से वो सब नीचे गिर गए और जो सीट थी वो उनके ऊपर गिरी हुई थी। अब आगे देखते हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब देखिए आगे क्या होता है। बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है इस चैप्टर को पढ़ने में। आगे क्या होता है कि बस अचानक से चलते चलते रुक जाती है और जब देखते हैं कि बस क्यों अचानक से रुक गई है तो मालूम होता है कि बस की जो पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद हो गया है। तो ड्राइवर क्या करता है, बाल्टी में सारा पेट्रोल निकाल लेता है और पास में ही जो इंजन लगा होता है उसमें क्या करता है, नली से इंजन में वो पेट्रोल डालने लगता है। अब ऐसा लग रहा था, वो सीन को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कि माँ किसी बच्चे को जब गोदी में लेकर दूध पिलाती है, ऐसे ही प्रतीत हो रहा था कि जो बस का हिस्सेदार है वो भी क्या करेगा, थोड़ी देर बाद इंजन को गोद में निकाल के रख लेगा और नली से पेट्रोल उसे पिलाएगा। आगे देखिए। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई।
मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता और दूसरा पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब आगे देखिए क्या होता है कि बस की जो रफ्तार होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। 10-15 मील हो गई थी उसकी, बस की रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी और लेखक को उस बस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा कि वह बस जो है वो सही सलामत उनको अपने गंतव्य तक पहुंचा देगी। ऐसा लग रहा था कि बस का जो ब्रेक है वो कभी भी फेल हो सकता है, कभी भी उसका स्टीयरिंग जो है वो टूट सकता है। हालांकि उस मार्ग के जो प्राकृतिक दृश्य थे बहुत ही लुभावने थे, बहुत ही मन को आकर्षित करने वाले थे। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे और पेड़ पर पक्षी बैठे थे। जो नज़ारा था बहुत ही मन को मोह लेने वाला था। परंतु लेखक के मन में मृत्यु का भय समा चुका था। उसे क्या लग रहा था कि बस कभी भी फेल हो जाएगी, उसका स्टीयरिंग कभी भी टूट जाएगा और कभी भी क्या होगा, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो लेखक जो है हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। उसे भय बैठ गया था, उसे के अंदर डर समा गया था कि कभी भी हमारी जो बस है किसी भी पेड़ से टकरा सकती है। और झील देखकर झील जैसी ही दिखती थी तो उसको लगता था कि जो बस है वो कैसी है, अनबैलेंस्ड है, कभी भी गिर सकती है, झील के अंदर गिर सकती है, उसमें डूब सकती है। आगे देखिए, एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लगकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब आगे देखिए क्या होता है कि बस जो होती है चलते चलते अचानक से रुक जाती है। अब जो ड्राइवर होता है वो बहुत तरीक़े पे लगाता है बस को चलाने के लिए, तरह तरह की कोशिशें करता है, पर ऐसा लग रहा था कि मानो कि बस का सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हो गया है। लेखक ने बड़ी संशयपूर्ण नज़रों से कंपनी के हिस्सेदार की ओर देखा तो जो वो कंपनी का हिस्सेदार है वो मानो कि उनसे कहना चाह रहा हो कि जो बस है वो तो क्या है, बहुत ही अच्छी है, ये तो मात्र एक संयोग की बात है कि जो बस खराब हो गई और रुक गई है। और जो बस थी वो साइड में खड़ी हो गई। ड्राइवर ने उसको पेड़ों की छाया के नीचे साइड में खड़ा हो कर दिया। तो वह जो बस थी ऐसी प्रतीत हो रही थी, ऐसी लग रही थी कि मानो कोई वृद्धा, कोई बुढ़िया औरत होती है ना, जैसे वृद्धा स्त्री होती है, वो थक करके बैठ गई हो। जैसे कि आप देखते हो किसी वृद्धा स्त्री को देखते हो कि उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं होती है, बिल्कुल उसकी जो दशा होती है बहुत ही दयनीय होती है, क्योंकि उसकी जो शक्ति होती है वो क्षीण हो चुकी होती है। तो वही कंडीशन कैसी लग रही थी बस की, यानी यहाँ पे लेखक ने व्यंग किया है कि बस जो है ऐसी प्रतीत हो रही थी कि जैसे मानो कोई वृद्धा थक करके बैठ गई हो और कुछ ही समय बाद इसका प्राणांत हो जाएगा, यानी ये जो बस है बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि यानी इसका क्रियाक्रम, मृत्यु के बाद क्या करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं उसका, है ना, किसी का भी, तो उसे अंत्येष्टि कहते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि जो बस है कभी भी अपने प्राण त्याग सकती है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, खराब हो सकती है और हमें इसकी यहीं पर ही हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज देखिए 16। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली।
उसकी चाल और कम हो गई थी। अब जो बस में हिस्सेदार बैठे थे, यानी पार्टनर, जो बस कंपनी के जो पार्टनर बैठे थे, उन्होंने क्या किया, इंजन को खोला और उसमें कुछ सुधार किया। उनके सुधार करने से जो बस जो थी वो थोड़ा आगे चली, परंतु उसकी जो चाल थी, चलने की जो गति थी, वो कम हो गई थी। नेक्स्ट, धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब वो बस जो थी कैसी प्रतीत हो रही थी, बहुत ही वृद्धा की तरह प्रतीत हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कि किसी वृद्धा स्त्री होती है, वृद्ध पुरुष होता है, वृद्ध महिला होती है, उसकी आंखों की ज्योति जो होती है धीरे धीरे से कम होती है, यानी उनकी नज़र जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और वो क्या करते हैं, अंधेरे के अंदर रास्ता टटोल कर चलते हैं। ऐसे ही वो जो बस थी, ऐसा लग रहा था कि इसकी जो शक्ति है वो बिल्कुल क्षीण हो गई है और वो बहुत ही धीरे धीरे चल रही है। और जैसे ही कोई दूसरी बस सामने से आती तो वो उससे टकराने के भय से, एक्सीडेंट के भय से क्या होता, वो साइड में ही खड़ी हो जाती और दूसरी बस को आगे जाने देती। नेक्स्ट देखिए, एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने इस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सव की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। अब इसमें भी देखिए, यहाँ लेखक ने बहुत ही तीखा व्यंग किया है। क्या किया है कि जो बस की कंपनी का हिस्सेदार है, यानी जो पार्टनर है, उसको पता था कि बस की कंडीशन कैसी है। बहुत ही फटीचर हालत में बस है, इतनी बुरी कंडीशन में है कि उसमें सफ़र करना जान हथेली पर रखकर चलने के समान है। फिर भी वो उस बस में सफ़र कर रहा था ताकि वो दूसरे यात्रियों को आकर्षित कर सके। तो लेखक आगे बड़े व्यंग में कहते हैं कि ऐसी क्रांति का, ऐसी बलिदान और साहस की भावना शायद ही किसी में देखने को मिलती होगी जो जानबूझ करके मरने को तत्पर हो। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी उम्मीद पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब आगे वो जो कंपनी का हिस्सेदार था उसने जैसे तैसे तो उस टायर को ठीक करा, थोड़ी बहुत बस चली, परंतु थोड़ी आगे जाने के बाद क्या हुआ, दूसरा जो टायर था वो खराब हो गया। ठीक है, दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस आगे चल पड़ी। और लेखक ने जब बस की एक कंडीशन देखी तो लेखक और उसके जो साथी थे उन्होंने पन्ना पहुंचने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी। और पन्ना तो क्या, उन्होंने कहीं पर भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था कि जो ज़िंदगी है वो क्या है, इसी बस में गुजारनी है, क्योंकि ये बस जो है सही वक्त पर कभी भी उसको गंतव्य तक नहीं पहुंचा पाएगी। इसलिए कोई आशा नहीं थी कि वह बस कब और कहाँ उन्हें ले जाए। उसकी बस की कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था उसके और उसके साथियों को कि मानो पूरी ज़िंदगी अब इसी बस में गुजारनी है और इसी में जीना और इसी में मरना है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, अपने सारे चिंताएं को छोड़ दिया। उन्होंने सोचा था अब इस बस में बैठ गए तो मृत्यु तो हमारी क्या है, निश्चित
या तो हम जिएंगे या फिर हम मरेंगे। तो उन्होंने सारी चिंता फिक्र छोड़कर इत्मीनान से घर की तरह उसमें बैठ गए और उन्होंने वापस से पहले की तरह अपनी हंसी मजाक चालू कर दिया। तो ये चैप्टर जो है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हरिशंकर परसाई जी ने इसमें बहुत ही व्यंग किया है। जो प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक है वो किस प्रकार अपनी खटारा बसों को भी चलाते रहते हैं, उन बसों का मेंटेनेंस नहीं करते हैं, मुनाफा तो खूब कमाते हैं परंतु उस मुनाफे से उस बस की रिपेयरिंग नहीं कराना चाहते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने इस पाठ के माध्यम से बहुत ही तीखे व्यंग किए हैं। तो मुझे आशा है कि आपको पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे।